आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 के बारे में, या फिर आप कह लें एनसीएच एक्ट 2020 के बारे में। ये बिल जो है वो 2019 से संसद में पारित होने के लिए कई बार लोकसभा और राज्यसभा में जा चुकी थी, लेकिन अल्टीमेटली 20 सितंबर 2020 को इस पे भारत के राष्ट्रपति की मुहर लग गई और ये बिल जो है वो एक्ट बन गया। तो आज हम बात करेंगे इन मुद्दों पे कि क्या अब जो सीसीएच एक्ट जो है, जो 1973 की एक्ट थी, वो अब रही या नहीं रही, और बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स पे कि अब जो है इस बिल के अंतर्गत क्या क्या या किस प्रकार के नए नए ढांचे तैयार किए जाएंगे, क्या क्या मापदंड तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बिल जो लाया गया है क्यों लाया गया है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि हमारे देश की जो सरकार जो है उनका ये मानना था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्षेत्र में एडुकेशन और प्रैक्टिस से जुड़े कानून वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। इसके अलावा एक प्लानिंग कमीशन की गठन की गई थी और प्लानिंग कमीशन की 9वीं रिपोर्ट में भारत में होम्योपैथी ट्रीटमेंट से जुड़े इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान थे, शिक्षा संस्थान के टीचर्स एवं दिए जाने वाले शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताई गई थी। तो ये थे मुख्य रीजन जिसके कारण कि इस नए एक्ट को लाया गया। इस बिल को पहली दफ़ा 7 जनवरी 2019 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। इस बिल में कुछ खामियां होने के कारण इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दी गई थी। फिर बात आती है 19 मार्च 2020 की, जब इस बिल को राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान पेश किया गया और इसे पास कर दिया गया। फिर 14 सितंबर 2020 की बात आती है, जब इस बिल को लोकसभा में हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा पेश किया गया और ये पास कर दिया गया। फिर 20 सितंबर 2020 को इस बिल पे हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मोहर लग गई। उन्होंने इस बिल पे साइन किया और ये बिल जो है वो एक अधिनियम या फिर कहें तो एक्ट में परिवर्तित हो गया। उद्देश्य क्या क्या थे इस बिल के? इस बिल के पीछे मुख्य 2 उद्देश्य थे। पहले, होम्योपैथी एडुकेशन और प्रैक्टिस को प्रभावशाली बनाकर हमारे भारत की जो नेशनल हेल्थ स्कीम जो है उसको बढ़ावा देना और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में गुणात्मक सुधार करना। और क्या थे उद्देश्य? देश में होम्योपैथिक एडुकेशन में एक संरचनात्मक सुधार में लाना था। ये थे मुख्य उद्देश्य इस बिल को या फिर कहे तो इस अधिनियम को, एक्ट को बनाने के पीछे। पहली खूबी क्या है कि ये जो बिल जो है उसके अनुसार एक नेशनल कमीशन की गठन की जाएगी, एक नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, जिसकी गठन हमारी केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इसकी जो हेड ऑफिस जो होगी वो नई दिल्ली में होगी। और इस नेशनल कमीशन के अंतर्गत 3 तरह के लोग, 3 तरह के पर्सन्स इसमें काम करेंगे। पहले जो होंगे वो होंगे चेयरपर्सन, या फिर कहें तो इस कमीशन के मुखिया। मुखिया कौन होंगे? उसकी चयन जो है वो हमारे केंद्र सरकार तय करेगी, जिसके लिए काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट या फिर कहें तो क्वालिफिकेशन दी गई है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स या फिर कहें तो 7 अलग अलग पदाधिकारी सदस्य के रूप में इस कमीशन में रहेंगे, और इसके अलावा 19 पार्ट टाइमर मेंबर्स जो है इस कमीशन में रहेंगे। तो वो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहले जो एक्स कमीशियो जो मेंबर जो है वो जो होंगे वो द प्रेसिडेंट ऑफ द होम्योपैथी एडुकेशन बोर्ड, एक होम्योपैथी एडुकेशन बोर्ड की गठन होगी। उसके जो प्रेसिडेंट जो होंगे वो होंगे 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से एक। दूसरे कौन? दूसरे होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी, इसकी भी गठन की जाएगी। तीसरे कौन? तीसरे होंगे द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी। चौथे, एडवाइजर और ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ होम्योपैथी इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसके अलावा द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, द डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग, द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जनकपुरी न्यू दिल्ली। ये जो 7 अलग अलग
जो संस्थान है या फिर कहें जो बोर्ड है जिसकी गठन की जाएगी, इनके जो प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टर जो होंगे वो इस कमीशन के 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर या फिर कहें कि 7 अलग अलग पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहेंगे। इसके अलावा एक एडवाइजरी काउंसिल की गठन की जाएगी। एक एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होंगे? पहले जो होंगे वो होंगे एक चेयरपर्सन या फिर कहें तो एडवाइजरी काउंसिल के मुखिया। ये कौन होंगे? ये होंगे कमीशन के जो चेयरपर्सन, वही होंगे इस एडवाइजरी काउंसिल के भी चेयरपर्सन। इसके अलावा जो जितने भी मेंबर होंगे कमीशन में, वही होंगे एडवाइजरी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसके अलावा जो है और कुछ मेंबर्स को रखा जाएगा जो अपने अपने राज्य को या फिर कहे तो केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, और उनकी जो चुनाव जो होगी वो वहां की राज्य सरकार तय करेगी, जो इस काउंसिल के लिए वो लोग अपने कैंडिडेट को भेजेंगे। वो कौन होंगे? वो होंगे जनरली किसी भी एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। हालांकि हम सभी को पता है कि होम्योपैथी में जो है कोई यूनिवर्सिटी अभी तक है नहीं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो जयपुर राजस्थान में है। उसके अलावा होम्योपैथी के लिए अलग से कोई यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया मस्ट है कि वो जो मेंबर होंगे उनको होम्योपैथी की ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए अगर ऐसा होता है कि होम्योपैथी से रिलेटेड कोई अगर वाइस चांसलर अगर मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के जो मुखिया या फिर कहे तो प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिनकी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगी, एक क्वालिफिकेशन होगा, वो जो है इस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हो पाएंगे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो है एक ऑटोनोमस बॉडी की गठन होगी। ऑटोनोमस बॉडी में क्या क्या होंगे? ऑटोनोमस बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरह के बोर्ड की गठन की जाएगी। पहले जो बोर्ड जो होगी वो होगी द होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड। दूसरी जो बोर्ड होगी वो होगी द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी। द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड डेस्टिनेशन फॉर होम्योपैथी, ये तीसरी बोर्ड होगी। ये तीनों जो बोर्ड है, ये तीनों में एक एक चेयरपर्सन या फिर कहे तो मुखिया होंगे। इसके अलावा इनमें अलग अलग तरह के मेंबर्स भी होंगे, जिसके बारे में मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि द होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड ये जो होगी ये क्या क्या कार्य करेगी। इनका जो कार्य ये रहेगा कि यूजी, पीजी या फिर कहे तो सुपर स्पेशलिटी के बारे में तो मैं अभी तक जानता नहीं कि होम्योपैथी में अभी तक कुछ ऐसा शुरू हुआ है। अगर आप लोगों के पास कुछ जानकारी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी और इसके अलावा ओवरसीज मतलब कि विदेश से आने वाले जितने भी छात्र छात्रा हैं, इनके शिक्षा के मापदंडों को निर्धारित करेगा ये होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों की स्थापना पर, चिकित्सा संस्थान अगर नए चिकित्सा संस्थान अगर स्थापना किए जाते हैं तो उन पर यूजी, पीजी या फिर कहें तो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए जो दिशा निर्देश जो जारी होगी वो भी होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड ही करेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कोर्स चलाने की जितने भी मापदंड या फिर कहे तो गाइडलाइंस जो भी निर्धारित होगी वो होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड करेगी। फैकल्टी मेंबर्स की ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोग्राम, इन सभी को सुविधाजनक बनाने के लिए इन सभी विषयों पर जो है होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड जो है वो काम करेगी। अब बात करते हैं द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर होम्योपैथी। इसकी क्या काम होगी? ये एक नेशनल रजिस्टर मेंटेन करेगी, एक नेशनल रजिस्टर जिसमें भारत के जितने भी क्वालिफाइड BHMS रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे उनकी एक नेशनल रजिस्टर मेंटेन होगी। इसके अलावा जितने भी लॉ और एथिक्स से जुड़े जितने भी काम है, जैसे कि प्रोफेशनल कंडक्ट या फिर कहे तो मेडिकल एथिक्स, इस सभी को ये रेगुलेट और प्रमोट करेगी। और तीसरी जो आती है वो है द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी। इनके क्या काम होगी? ये नए मेडिकल इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना जो होगी उनमें जो पीजी कोर्स जो होंगे या फिर जो नए जितने भी होम्योपैथिक सीट्स BHMS में या फिर पीजी में, MD में, इसकी जो संख्या बढ़ोतरी जो होगी इसकी मंजूरी जो है वो बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी ये देगी। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे BHMS के,
इनकी जो इंस्पेक्शन जो होगी वो भी बोर्ड ऑफ एथिक्स और रजिस्ट्रेशन ही करवाएगी। और इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर दरकार पड़ने पे कोई अगर थर्ड पार्टी एजेंसी अगर हो तो उसके भी मेंबर्स के द्वारा या फिर उसके भी कुछ अधिकारी के द्वारा ये जो इंस्पेक्शन जो है वो द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी वो करवा सकती है। इसके अलावा नेशनल एग्जामिनेशन की बात कही गई है जो इस बिल के चैप्टर 4 और सेक्शन 14 से 17 के बीच में है। ये जो है ये दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे कुछ नए नियम लाए गए हैं। नए नियम क्या क्या है? नीट यूजी जो पहले जो होती थी वो नीट यूजी जो है अब जो है ये नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है वो अब कंडक्ट करेगी। इसके अलावा एक नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या होगा? जब बीएचएमएस के छात्र फाइनल बीएचएमएस का एग्जाम जब देंगे तो उसी एग्जाम को जो है एक नेशनल एग्जिट टेस्ट के हिसाब से माना जाएगा। और जो छात्र विदेशों से बीएचएमएस पढ़ के आएंगे उनके लिए एक अलग से नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा जिसके पास करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने की लाइसेंस या फिर कहे तो मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? पीजी नीट पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो भी अब होम्योपैथी कमीशन जो है वो करवाएगी। इसके अलावा नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो है ये सबसे नया और कहे तो सबसे बढ़िया एक पॉइंट को दिया गया है इस बिल में कि अब जो है टीचर्स जो है कोई भी टीचर्स नए रूप से अगर किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए अगर नियुक्ति अगर होती है तो उसकी नियुक्ति जो है वो एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि अभी एमडी पाने के लिए एआईपीजीटी को दे करके पास करने के बाद एमडी में दाखिला मिलती है, ठीक उसी तरह से एक नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है किया जाएगा। अब ये टेस्ट जो है वो एमसीक्यू बेसिस होगा या फिर रिटन डिस्क्रिप्शन होगा या फिर इंटरव्यू के ऊपर में होगा, इसके बारे में अभी कमीशन का कुछ भी नहीं कहना है। इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट जो है, हालांकि पॉइंट इसमें काफ़ी है लेकिन मैं सिर्फ जितने भी मुख्य पॉइंट जो है मैं उसी के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। इसमें जो लास्ट पॉइंट जो है उसमें क्या कहा गया है कि सीसीएच एक्ट 1973 सीसीएच एक्ट 1973 जो अभी तक हम लोग अपने कई किताबों में पढ़ते थे या फिर एआईपीजीटी के छात्र यहाँ पे ध्यान दें कि वो भी एक क्वेश्चन आता था कि सीसीएच एक्ट जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो वो 1973 था। उसको जो है अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट जो है अब उसकी सारी कार्यप्रणाली अर्थात सीसीएच एक्ट की सारी कार्यप्रणाली को जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट देखेगी। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो है जिसको हम सीसीएच कहते हैं वो सीसीएच को भी अब जो है डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब सीसीएच नहीं रहेगी और उसके जगह पे जो है एनसीएच नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो है वो काम करेगी। अब आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।